हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया से मैं आपके लिए मंटो की कहानी संग्रह से मंटो की एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सरकंडों के पीछे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कौन सा शहर था जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि दुनिया की वह जगह जो इस कहानी के मुत्तालिक है पेशावर थी, सरहद के करीब, और जहाँ वह स्त्री रहती थी उसका घर झोपड़ी नुमा था, सरकंडों के पीछे। घनी बाढ़ सी आई थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ, जो कि यह बाढ़ से थोड़े फासले पर था। इस वजह से सरकंडों के पीछे छिप सा गया था कि बाहर कच्ची सड़क से गुजरने वाला भी उसे नहीं देख पाता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे, लेकिन वह कुछ इस तरह जमीन में गड़े हुए थे, पता नहीं उस स्त्री ने खुद वहाँ लगाए थे या पहले से ही वहाँ उपस्थित थे। बहरहाल कहना यह है कि वह अपनी किस्म के पर्दापोश थे। मकान कह लीजिए अथवा मिट्टी का झोपड़ा। केवल छोटी छोटी 3 कोठरियाँ थीं, लेकिन साफ सुथरी। सामान ज़्यादा नहीं था। पिछले कमरे में एक काफ़ी बड़ा निवाड़ी पलंग था, उसके साथ एक ताकचा जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था। लेकिन यह ताकचा भी साफ सुथरा रहता तथा वह दिया भी। अब मैं उस स्त्री का नाम बता दूं जो मुक्तसर से मकान में सरकंडों के पीछे छिपा हुआ रहता था, अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी। बाज लोग कहते हैं कि वह उसकी सगी पुत्री नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन से पाला था। कुछ लोग कहते हैं कि वह उसकी नाजायज़ बेटी थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वह उसकी सगी पुत्री थी। हकीकत जो कुछ भी है, उसके विषय में यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कहानी पढ़ने के बाद स्वयं ही कोई ना कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं उस स्त्री का नाम बताना भूल गया। बात असल में यह है कि उसका नाम कोई मायने नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ जाइए, सकीना, महताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम में क्या रखा है? मगर आपकी सहूलियत के खातिर मैं उसे सरदार कहूँगा। यह सरदार अधेड़ आयु की औरत थी, किसी जमाने में यकीनन सुंदर होगी। उसके सुर्ख सफ़ेद गालों पर किसी कद्र झुर्रियाँ पड़ी थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी आयु से कई बरस छोटी लगती थी। मगर हमें उसके गालों से कोई मतलब नहीं। उसकी बेटी, मालूम नहीं उसकी बेटी थी या नहीं, खूबसूरती का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे यह हल निकाला जा सके कि वह फ़ाहिशा थी। लेकिन यह हकीकत है कि उसकी माँ उससे धंधा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। और उस लड़की को, जिसका नाम फिर आपकी सहूलियत की
वजह से नवाब रख देता हूँ। इस पेशे से घृणा नहीं थी, असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मुकाम पर परवरिश पाई थी कि उसे सही तथा सभ्य जीवन का पता नहीं था। जब सरदार ने उसे पहली मर्तबा बिस्तर पर इस निवाड़ी पलंग पर लिटाया था तो गालिबन उसने यही समझा था कि तमाम लड़कियों की जवानी की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। चुनांचे वह अपनी इस जिंदगी की अव्यस्त हो गई थी तथा मर्द जो दूर दूर से चलकर उसके समीप आते थे और उसके साथ इस बड़े निवाड़ी पलंग पर लेटते थे, उसने समझा था कि यही उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। यूं तो वह लिहाज से एक फ़ाहिशा स्त्री थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ तथा इज्जतदार औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं, लेकिन सच पूछिए तो उसको इस बात का कभी एहसास नहीं था कि वह गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही है। वह इसके बारे में गौर कैसे कर सकती थी जबकि उसको अवसर ही नहीं मिला था। उसके शरीर में खुलूस था। वह हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते डेढ़ हफ्ते लंबा सफ़र तय करके आता था अपना आपा हवाले कर देती थी, इसलिए कि वह समझती थी कि हर स्त्री का यही काम है, वह मर्द की हर ऐश तथा हर आराम का ख्याल रखती है और उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ भी सहन नहीं कर पाती थी। उसको शहर के लोगों के तौर तरीक़ों का अंदाज़ नहीं था। वह यह कतई नहीं जानती थी कि पुरुष उसके पास मोटरों में आते हैं, सुबह सवेरे अपने दांत ब्रश के साथ साफ करने की आदी हैं तथा आँख खोलकर सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं, उसके बाद शौच के लिए जाते हैं। लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता मर्दों की आदतों से कुछ वाकफियत प्राप्त कर ली थी, पर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक प्रकार के नहीं होते। कोई सुबह सवेरे उठकर सिगरेट मांगता था, कोई चाय और शराब। कुछ इस तरह के भी होते थे जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ पूरी रात जागते रहते और सुबह मोटर पर सवार होकर भाग जाते थे। सरदार बेफिक्र थी। उसको अपनी पुत्री या जो कुछ भी वह थी पर पूरा विश्वास था कि वह अपने ग्राहकों को संभाल सकती है। इसलिए वह अफीम की गोली खाकर खाट पर सोई हुई थी। कभी कभार जब उसकी आवश्यकता पड़ती, मिसाल के तौर पर जब किसी ग्राहक की तबीयत ज़्यादा शराब पीने की वजह से खराब हो जाती थी, तो वह नींद के आलम में उठकर नवाब को नसीहत दे देती कि उसको अचार खिला दे या उसे नमक पिला दे, गर्म पानी में मिलाकर थपकियाँ देकर सुला दे। सरदार इस मसले में बड़ी सजग थी कि जैसे कोई ग्राहक आता वह उससे नवाब की फीस पहले ही प्राप्त कर लेती और अपनी मखसूस मुद्रा में दुआएं देकर कि तुम आराम से झूले झूलो, अफीम की एक गोली डिबिया से निकालकर मुख में डालकर सो जाती। जो रुपया आता उसकी मालकिन सरदार थी, मगर जो तोहफे वसूल होते वह नवाब के पास ही रहते थे। उसके पास आने वाले मर्द दौलतमंद होते, इसलिए वह बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनती और किस्म किस्म के फल मिठाइयाँ खाती थी। वह प्रसन्न थी। मिट्टी से लिपे पुते मकान में
जो केवल 3 कोठरियों का बना था। वह अपने विचार से बड़ी दिलचस्प और बड़ी खुशगवार जिंदगी व्यतीत कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उसे एक ग्रामोफोन और बहुत सारे रिकॉर्ड ला दिए थे। फुर्सत के समय वह उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती तथा उनकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी। उसके गले में कोई रस भी नहीं था, मगर शायद वह उससे बेखबर थी। सच पूछिए तो उसको किसी बात की भी कोई खबर नहीं थी, और ना इस बात की इच्छा ही थी कि वह किसी चीज से बेखबर है। जिस मार्ग पर वह डाल दी गई थी उसको उसने कबूल कर लिया था, बड़ी बेखबरी की हालत में। सरकंडों के उस तरफ की दुनिया कैसी है, इसके मुतालिक वह कुछ नहीं जानती थी, अलावा इसके कि एक कच्ची सड़क है जिस पर हम दूसरे तीसरे रोज एक मोटर धुआं उड़ाते हुए आती है और रुक जाती है। हॉर्न बजता है, उसकी माँ अथवा जो कोई भी वह थी खटिया से उठती है और सरकंडों के निकट जाकर मोटर वाले से कहती है कि मोटर जरा दूर खड़ी करके भीतर आ जाए। वह अंदर आ जाता है और निवाड़ी पलंग पर उसके साथ बैठकर मधुर बातों में मशगूल हो जाता है। उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद अधिक नहीं थी, 5-6 होंगे, मगर यह 5-6 मुस्तकिल ग्राहक थे और सरदार ने कुछ ऐसा प्रबंध कर रखा था कि उनका आपस में सामना या टकराव ना हो। बड़ी होशियार स्त्री थी, ग्राहक के लिए खास दिन मुकर्रर कर दिया करती थी और ऐसे सलीके से कि किसी को शिकायत का अवसर ही ना मिले। इसके अतिरिक्त ज़रूरत के वक्त वह इसका भी इंतज़ाम करती रहती थी कि नवाब माँ ना बन जाए। जिस स्थिति में नवाब अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी उसमें उसकी माँ बन जाना लाजमी था, मगर सरदार 2-2.5 वर्ष से बड़ी कामयाबी के साथ इस खतरे से निपट रही थी। सरकंडों के पीछे यह सिलसिला 2-2.5 साल से बड़े हमवार ढंग से चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म नहीं था, केवल वही लोग जानते थे जो वहाँ आते थे, अथवा फिर सरदार और उसकी बेटी नवाब या जो कुछ भी वह थी। सरकंडों के पीछे एक रोज मिट्टी के इस मकान में एक इनकलाब उत्पन्न हो गया। एक बहुत बड़ी मोटर गालविंडोज थी, वहाँ आकर रुकी। हॉर्न बजा, सरदार बाहर आई तो उसने देखा एक अजनबी है। उसने उससे कोई बात नहीं की, अजनबी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। मोटर दूर खड़ी करके वह उतरा तथा सीधा उसके घर में घुस गया, जैसे सालों का आने जाने वाला हो। सरदार बहुत सिरपिटियाई, मगर दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने उस अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया और उसे उस कमरे में ले गई जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा था। दोनों उस पर साथ साथ बैठे ही थे कि वहाँ सरदार आ गई। उसने देखा कि एक अजनबी किसी दौलतमंद घराने का व्यक्ति है, खुशशक्ल सेहतमंद है। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर सलाम किया और पूछा, आपको इधर का मार्ग किसने बताया?
अजनबी मुस्कुराया। नवाब के गोश्त भरे गालों में अंगुली डुबोकर बोला, इन्होंने। नवाब तड़प कर एक ओर हट गई, एक अदा के साथ। हाय, मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके होठों पर और अधिक फैल गई। हम तो कितनी बार तुमसे मिल चुके हैं। नवाब ने पूछा, कहाँ, कब? आश्चर्य के आलम में उसका छोटा सा मुंह कुछ इस प्रकार खुला कि उसके चेहरे की दिलकशी में और बढ़ोतरी हो गई। अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की ओर देखते हुए कहा, तुम यह बात अभी नहीं जान सकती, अपनी माँ से पूछो। नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी माँ से कहा कि वह शख्स उससे कब और कहाँ मिला था। सरदार पूरा मामला समझ गई। वह व्यक्ति जो उसके यहाँ आते थे, उनमें से किसी ने उससे नवाब का जिक्र कर दिया होगा। चुनांचे उसने नवाब से बताया, मैं बताऊंगी तुम्हें। और यह कहकर वह बाहर चली गई। खाट पर बैठकर उसने डिबिया से अफीम की गोली निकाली तथा लेट गई। उसे तसल्ली थी कि व्यक्ति अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यकीन से इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर कहना यही है कि अजनबी जिसका नाम हिम्मत खान था, वह जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था। नवाब के अल्हड़पन से वह इस प्रकार मुत्ताशिर हुआ कि उसने रुखसत के समय सरदार से कहा कि आइंदा नवाब के पास और कोई नहीं आया करे। सरदार होशियार स्त्री थी। उसने हिम्मत खान से कहा, खान साहब, यह किस तरह हो सकता है? क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे? हिम्मत खान ने सरदार की बात सुनकर अपनी जेब में हाथ डाला और 100-100 के नोटों की एक गड्डी निकाली तथा नवाब के कदमों में फेंक दी। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी निकाली तथा नवाब की उंगली में पहना दी और तेजी के साथ सरकंडों के उस पार चला गया।